बच्चों, हम लोग 11th क्लास आरपीएससी बोर्ड के जो नया कोर्स आपके लिए है उसके अंदर हम लोग जामुन का पेड़ जो है ये पार्ट हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को इस पार्ट की जो शॉर्ट समरी है या जो कथानक या विषय वस्तु जिसे कहते हैं वो मैंने आपको समझाई है। साथ ही जो लेखक कृष्णचंद्र जी है उनका परिचय भी मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं। साथ ही इसके बीच बीच में जो भी कठिन शब्द आएंगे या जो भी महत्वपूर्ण शब्दावली होगी उसको मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए देखते हैं जामुन का पेड़। तो देखिए, जैसा आप सब जान चुके हो कि ये जो जामुन का पेड़ है ये कृष्णचंद्र जी की एक हास्य व्यंग्य कथा है और इस कहानी के अंदर जो सरकारी कार्यालय हैं उनके तौर तरीकों के अंदर कितना विस्तार पाया जाता है, उनकी कार्यशैली जो है उसमें कितना विस्तार पाया जाता है, पदों का जो क्रम है वो कितना निरर्थक होता है। और ये ऐसे लोग भी हैं जिनकी संवेदनहीनता के बारे में पता चलता है कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाला जो अधिकारी वर्ग है वहां चपरासी से लेकर के छोटे बाबू से लेकर के और बड़े अधिकारी तक सबके सब अपने उत्तरदायित्वों से बचने की कोशिश करते हैं और फाइल पूर्ति के चक्कर में किसी भी काम को जो है उसको करने में काफी समय लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में जो आम आदमी है उसका जो छोटा सा सरल सा काम है वो भी समय पर नहीं हो पाता है। इसी चीज को यहाँ पर कृष्णचंद्र जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। उन्होंने इस कहानी के अंदर शुरुआत करते हैं कि जो व्यापार विभाग का सचिवालय होता है उसके लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर जाता है क्योंकि रात को आंधी चली थी, अंदर चला था। उस जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी जो है दब जाता है। जब सुबह माली देखता है तो माली दौड़ा दौड़ा जा करके चपरासी को बताता है, चपरासी जो है क्लर्क को बताता है, क्लर्क जो है सुप्रिंटेंडेंट को बताता है, ठीक है, सुप्रिंटेंडेंट सचिव को बताता है। और इस तरह से जो मिनटों में ही वहां पर दबे हुए आदमी के चारों ओर जो है भीड़ लग जाती है। लेकिन जब वहां लोग इकट्ठा होते हैं तो उस दबे हुए आदमी के प्रति किसी के मन में कोई संवेदना नहीं होती है। वहां पर भी वो अपने स्वार्थ और लालच की बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक जो क्लर्क होता है वो बड़े ही रुआंसे में होकर, रुआंसे मतलब रोते हुए से बोलता है कि कितना अच्छा ये जामुन का पेड़ था, कितनी मीठी जामुनें होती थी और मैं झोली भर करके अपने बच्चों के लिए घर पर इसकी जामुनें लेकर जाता था। तो मतलब ये पता चलता है कि वो लोग कितने संवेदनहीन हैं, कितने स्वार्थी हैं और केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही वो अपनी बातें करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। बच्चों अपने कान में लीड लगा लीजिए, ठीक है, ईयरफोन रखिए और साथ में पेन या पेंसिल रखिए, रजिस्टर रखिए। जो भी महत्वपूर्ण बात आएंगी, कठिन शब्द आएंगे उनको आप लोग नोट करते हुए चले। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुनते हुए चले ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, रात को यहाँ बड़े जोर का झक्कड़ चला, ये लाइन शुरुआत कर रहे हैं। इसका जितना भी परिचय था, ये जो कवि का परिचय था, पाठ परिचय था, ये पिछले वीडियो में हम रीड कर चुके हैं। अब देखिए, रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। यानी सेक्रेटरिएट का मतलब होता है सचिवालय के लॉन में, बगीचे में एक जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रिंटेंडेंट के पास गया, सुप्रिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया और मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। तो ये दृश्य आप देख रहे हो कि इसको देखने के लोग यानी कि सचिवालय में कार्यरत जितने भी अधिकारी वर्ग थे, जितने भी क्लर्क थे, सब के सब लोग वहां पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। अब चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, आप ऐसे देखिए। और जो जामुन का पेड़ है, यानी आप देखते हो कोई भी पेड़ जब गिर जाता है और उस पेड़ के नीचे मान लो कोई आदमी दबा हुआ है या कोई कार दबी हुई है, कोई स्कूटर दबा हुआ है, तो लोग उसको निकालने की अपेक्षा यानी उससे सहायता करने की बजाय उसकी फोटोग्राफी करना शुरू कर देते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये आज पता चल रहा है कि आज के दौर में लोगों की जो संवेदनाएं हैं, जो इमोशन है, वो कितने खराब हो गए हैं, यानी कि कितने फिनिश हो गए हैं।
उनको किसी के प्रति भी संवेदना नहीं रहती है। तो जब सरकारी कार्यालयों की बात आती है, उनमें काम करने वाले अधिकारियों की बात आती है, तो उनकी संवेदनाएं तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी हैं। तो उसी चीज को देखिए, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, मतलब भीड़ लगी हुई है, उसमें से एक क्लर्क बोला बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। दूसरा क्या कहता है, और इसकी जामुनी कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, यानी 3 क्लर्कों की बात होगी। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, भाई ये आदमी तो देख लो, ये आदमी दबा हुआ है। हाँ, ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मतलब काम ना करना पड़ जाए चपरासी को, पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया, मतलब बिना देखे बोल दिया। अरे मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा, जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, है जिंदा है? पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया कि भाई पेड़ को हटाओ और इस पेड़ को हटा करके इसको निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। काम ना करना पड़ जाए ना, वो कह रहा भाई मुश्किल मालूम चलता है, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। लेकिन तभी ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, अरे मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं, मैं क्या जवाब दूंगा उसको, मैं अंडर सेक्रेटरी से तो पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा और फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। कहने का मतलब है कि सरकारी कार्यालयों के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी वर्गों का क्रम है, सब एक दूसरे से पूछताछ करने में लगे रहते हैं। कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, यानी कि उस मुद्दे को सुलझाना या उस काम को करना वो नहीं चाहते हैं। हम अपने उत्तरदायित्वों से जो है हमेशा वो बचने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो जामुन का पेड़ था वो किस विभाग के लोन में लगा हुआ था, तो ये व्यापार विभाग के लोन में लगा हुआ था। ठीक है, व्यापार विभाग से संबंधित है और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन आती है। मैं फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। वहां से जो भी उत्तर आएगा इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। मतलब वहां ये जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं कि भाई पेड़ को हटाना ना हटाना ये कृषि विभाग के काम है, वो चाहेंगे तो हटा देंगे, नहीं चाहे तो नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो मैं अर्जेंट मार्क करके इसको कृषि विभाग में भेज देता हूं। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है। वहां से भी उत्तर आया, वो भी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने
या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मतलब उद्यान विभाग के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। यानी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यानी आपको आज कई डिपार्टमेंटों के काम और उनके नाम ये दोनों मालूम चलने वाले हैं कि एक कृषि विभाग होता है जो खेती बाड़ी से संबंधित कार्यों को संभालता है, व्यापार विभाग है जो व्यापार से संबंधित जो बातें होती है उनको संभालता है, एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है यानी कि उद्यान विभाग होता है जो फलदार जो पेड़ होते हैं उनके रख रखाव का कार्य या उसकी जिम्मेदारी उनके हवाले होती है। तो वहां पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है कि चूंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ था इसलिए ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाई, अंडरलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन आने वाला है। रात को माली ने एक दबे हुए आदमी को यानी कि दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि ये तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। मतलब मुआयना कर रहा है, अच्छा हुआ कि पेड़ के तने को देख रहा है ध्यान से, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने कहा, मैं लावारिस हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया और बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो था वो साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में भी इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। यानी पेड़ को हटाने की बात अब कहां तक पहुंच गई, पेड़ को काटने की बात आ गई। मतलब उनको सरकारी जो डिपार्टमेंट है वहां पर जैसा लिखा गया उसी चीज को वो आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई नहीं, जब पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है तो ऐसी स्थिति में पेड़ों को तो बचाना चाहिए, पेड़ों को काटने की बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब क्या किया जाए, इस पर एक मन चला व्यक्ति था। उसने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। अगर पेड़ नहीं काटा जाए तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए, भाई ये भी ठीक कहता है। एक क्लर्क बोला, भाई ये भी ठीक कहता है, मर जाएगा।
आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर रही है। अरे मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया, मतलब माली जो है उसे खाना खिलाने का काम कर रहा है। तो एक रात की बात है, माली ने उस दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आहा भर के एक लंबी सांस लेकर के और धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने पर। कि ये तो माना कि तुम इस कार्य में कोई देरी नहीं करोगे लेकिन तब तक तुम्हें खबर होगी, जानकारी होगी, तब तक खाक में यानी मिट्टी में मिल जाएंगे। यानी कि ये तो माना कि तुम इस काम में कोई देरी ना करोगे, इस कार्य को शीघ्रता से कर दोगे, लेकिन जब तक तुम्हें खबर होगी तब तक तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे अर्थात मर जाएंगे। ऐसा काम किस काम का, ठीक है ना। यानी कि सरकारी कार्यालयों के अंदर चक्कर लगाते लगाते व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है लेकिन उनका काम पूरा नहीं हो पाता है और उनकी फाइल जो है अनेक विभागों में गुजरती हुई और वो फाइल न जाने कहां गुम हो जाती है और व्यक्ति का काम पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति जो है ये सरकारी कार्यालयों की स्थिति बता रहे हैं। माली ने जैसे ये शेर सुना तो अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? हैं? क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया और थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था वो भी वहीं रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगा। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। अब ये क्या, ये कवियों के ऊपर, लेखकों के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि वो लोग अपनी आत्म प्रशंसा के लिए, अपनी स्वयं की प्रशंसा करने के लिए कितने आतुर रहते हैं। मतलब उनके हृदय के अंदर भी ये संवेदना नहीं है कि ये व्यक्ति एक जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, ये कभी भी मर सकता है, किंतु फिर भी वे अपनी कविताएं, अपने दोहे उसके सामने सुनाने की कोशिश करते हैं और अपनी प्रशंसा की खातिर वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग उनकी जैसी शायरी सुनेंगे, कविता सुनेंगे तो लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, तो ये उनकी आत्म प्रशंसा का जो भाव है उसको वो दर्शाता है। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट के सब कमेटी ने फैसला किया, चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है और ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है, यानी सांस्कृतिक विभाग। कल्चरल डिपार्टमेंट मतलब सांस्कृतिक डिपार्टमेंट। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल
कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। क्या लेने लगा? तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हां, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो, यानी किस नाम से लिखते हो? वो कहता है ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। तो उस दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त कर दो। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने करहाकर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। लेकिन दबा हुआ आदमी कहता है, अरे भाई, अभी तो मैं जीवित हूं। कभी रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। तो कहता है, मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ बढ़ते हुए बोला कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दबाव से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था। अब मगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते हुए खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत यानी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी क्या हो चुकी थी? पूर्ण हो चुकी थी। तो देखिए बच्चों
किस तरह से ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी कार्यालय है, उनके अंदर की स्थिति को कितने अच्छे ढंग से कृष्णचंद्र जी ने यहाँ पर उजागर किया है। तो देखिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, वो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कोई भी पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है एग्जाम के अंदर, एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के नीचे 2 या 3 प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं, ठीक है। तो वहां जैसे ये दे रहा है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आया है। तो आपने ये बताना है ये प्रसंग कब आया है, कि जब रात को अंदर चलने की वजह से सेक्रेटरीट के लॉन में जो है एक जामुन का पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी क्या हो जाता है, दब जाता है, ठीक है। तब माली के द्वारा जानकारी देने पर वहां पर क्या हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहां उसी भीड़ में से जो क्लर्क खड़े हुए हैं, उन क्लर्कों में से एक क्लर्क ने ये बात कही थी, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। तो आप इसको रटने की आवश्यकता है नहीं, तो आप क्या कहेंगे, रात को आंधी चलने के कारण सेक्रेटरीट के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। जब माली ने देखा तो उसने जानकारी सभी लोगों को बताई, तो वहां पर उस दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। उसी भीड़ में से एक क्लर्क ने ये बात कही थी, बेचारा जामुन का पेड़, ठीक। तो आप बता ही देंगे। और दूसरा जो क्लर्क है उसने कहा था कि कितनी रसीले थे इसकी जामुन की पेड़। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इससे लोगों की जो संवेदना शून्य, यानी लोग कितने संवेदनहीन हो गए हैं और उन्हें अपनी जो स्वार्थ या लोभ लालच होता है उसी का ही ख्याल होता है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें लोगों की संवेदना शून्य मानसिकता का पता चलता है। आज आदमी इतना संवेदनहीन हो गया है कि वे पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को देख करके भी भावुक नहीं होता है, वह तो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल जामुन देने वाले पेड़ के गिर जाने की बात को ही याद रखता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि लोगों के मन के अंदर आज जो संवेदनाएं होनी चाहिए वो नहीं रही हैं और केवल अपने स्वार्थ पूर्ति की ही बातें वो करते रहते हैं। उन्हें उस जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी नहीं नजर आ रहा है, बल्कि वहां पर भी वो बिल्कुल संवेदनहीन होकर के और अपने स्वार्थ की ही बातें करते हैं। तो इस डायलॉग से आप ये बात बताएंगे कि इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो इससे लोगों की संवेदना शून्य मानसिकता का पता चलता है कि लोग कितने संवेदनहीन हो चुके हैं, कितने स्वार्थी और मतलबी हो गए हैं। उन्हें किसी के दुख दर्दों से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें केवल अपनी स्वार्थ के ही वशीभूत होकर के और अपनी संवेदनहीनता प्रकट करना आज उनका उद्देश्य रह गया है, ठीक। तो इस तरह से चीजें आप ध्यान रख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तो देखो, दबा हुआ आदमी एक शायर है, ये बात कैसे पता चली कि रात में माली जब दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिला रहा था तो उसने बताया कि तुम्हारी जो फाइल है अब ऊपर चली गई है, शीघ्र ये मामला निपट जाएगा। तभी उसने एक शेर पढ़ा कि ये तो माना कि तुम तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। तो इस बात को सुनकर उसे पता चला कि ये शायर है और वह धीरे धीरे जो है इसका असर ये पड़ा कि जो ये फाइल जो है अनेक विभागों से गुजरती हुई अंत में वो कल्चर विभाग के पास पहुंच जाती है। तो ये फाइल का जो है फाइल के ऊपर ये असर पड़ा उसकी यात्रा के ऊपर। तो आप भी सुनिए कि दबे हुआ आदमी के द्वारा आदमी जो है माली की बात सुनकर जब शेर बोलता है, कौन सा, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। इसे सुनते ही माली ने उससे शायर होने की बात पूछी, उसने अपना सिर हिला दिया। माली के द्वारा ये बात सब जगह पहुंचा दी गई। दूसरे दिन कवियों और शायरों की भीड़ जमा हो गई। तब कई साहित्य प्रेमी क्लर्क दबे हुए व्यक्ति को अपनी कविता की आलोचना करने को मजबूर करने लगे। तभी पता चला कि दबा हुआ आदमी कवि भी है और इस जानकारी से उसकी फाइल का रुख पलट गया और वह कल्चर डिपार्टमेंट में अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंच गई, ठीक है ना।
तो आप इसे आसानी से लिखते हुए चल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर बच्चों, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। यानी कृषि विभाग वालों ने जब फाइल को कृषि विभाग में भेजा गया था, तो कृषि विभाग ने यह जवाब दिया कि कृषि विभाग जो है खेतीबाड़ी और अनाज से संबंधित कार्यों को करता है। चूंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है और इसका काम जो है, इसका जो जिम्मेदारी है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास होती है, तो उद्यान विभाग के पास ही ये जिम्मेदारी है और वही इस बारे में तय करेगा कि पेड़ को हटाया जाए या ना हटाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता देंगे। कृषि विभाग वालों ने जामुन के पेड़ को काटने के मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे तर्क दिया कि गिरने वाला फलदार जामुन का पेड़ है, इसलिए इसका मामला कृषि विभाग से संबंधित न होकर उद्यान विभाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। यानी इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करें कि सबसे पहले जो है व्यापार विभाग, सबसे पहले तो कौन सा आया था, व्यापार विभाग, क्योंकि व्यापार विभाग का जो सचिवालय है उसके लोन में ये जामुन का पेड़ गिरा था, तो व्यापार विभाग आया सबसे पहला। तो व्यापार विभाग का काम क्या होता है कि जो भी व्यापार से संबंधित कार्य होते हैं वो व्यापार विभाग ही क्या करता है, उसे देखता है। इस विभाग का काम देश से होने वाले व्यापार से संबंधित है। दूसरे नंबर पर जो आया था वो कृषि विभाग आया था। इस विभाग का संबंध कृषि व खेतीबाड़ी से है, कृषि विभाग। तीसरा जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी उद्यान विभाग आया था, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का काम है कि जो फलदार पेड़ होते हैं उनके रख रखाव का उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है, उद्यान विभाग के ऊपर। फिर तीसरे के बाद चौथे नंबर पे है मेडिकल डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट, इसे चिकित्सा विभाग भी कहते हैं, इसका संबंध चिकित्सा आदि से है। फिर आया कल्चर डिपार्टमेंट यानी सांस्कृतिक विभाग, इसका संबंध कला और संस्कृति से है। और फिर आया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसे हम वन विभाग कहते हैं और इसका संबंध पेड़ों आदि से होता है, अर्थात पेड़ को लगाना, पेड़ की सुरक्षा करना, ये काम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके नेक्स्ट है, देखो बच्चों कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है, लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस वजह से भंग हो जाता है। यानी एक बार रात को कुछ मन चले लोग जो है उस पेड़ को हटाने की कोशिश में लगे। एक तो शुरुआत में होता है कि सभी भीड़ इकट्ठी होती है, जब पहली बार कहानी की शुरुआत में, तो जब एक चपरासी ने ये सुझाव दिया कि अगर हम सब मिलकर के इस पेड़ को हटाएंगे तो इस पेड़ को हटाया जा सकता है, लेकिन तभी वहां पर सेक्रेटरी आता है कि ठहरो, पहले मैं सुप्रिटेंडेंट से पूछ लेता हूं, तो मामला वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, दूसरा जो है वहां अगली बार अगर हम बात करें तो पहला प्रसंग देखो, सचिवालय के माली और क्लर्कों ने जब मिलकर पेड़ को हटाने की कोशिश की, तभी सुप्रिटेंडेंट आकर के ठहरो, अंडर सेक्रेटरी से पूछ लो। दूसरा प्रसंग था कि दोपहर में जब भीड़ जमा हो गई, तब मन चले क्लर्कों ने खुद ही समस्या को सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को हटाने का निश्चय करने लगे। तभी सुप्रिटेंडेंट ने आकर कहा कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, ये व्यापार विभाग से संबंधित है। इस प्रकार दोनों बार लोगों का दबे हुए व्यक्ति को निकालने का संकल्प क्या हो गया, भंग हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। बिल्कुल सही बात है, ये कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी मिश्रित अंतर्धारा बह रही है। जामुन के पेड़ का आंधी में गिर जाना और उसके नीचे का आदमी का दब जाना निश्चित ही करुणा पूरी दृश्य है। खड़ी भीड़ उस दृश्य को देखकर और दबे हुए मनुष्य की कराहा को अनसुना कर भी रसीले जामुने के फलों को याद कर रहे, हास्यास्पद स्थिति को और गहरा करती है। उनकी इस मन स्थिति को सोचकर ऐसा लगता है मानो करुणा ही व्यथित होकर रोने की विवश हो रही है, पर स्वार्थी जन इससे बेखबर है। मन चलों के द्वारा ये कहना कि दबे हुए आदमी को काटकर बाहर निकालने अत्यंत कारुणिक और हास्यास्पद प्रसंग है।
इस आधार पर यह कहना सर्वथा उचित है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा भी अंतर्धारा बह रही है। यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? देखिए, यदि माली की जगह होता तो मानवता के नाते हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता और उपस्थित लोगों को उस दबे हुए आदमी को बचाने के लिए प्रेरित करता, क्योंकि उस दबे हुए उस समय उसकी जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं मनुष्य धर्म का पालन करता और पेड़ के नीचे से उसको निकालकर उसकी जान बचाता। तो देखिए, इस तरह से आप लोग ये सब चीजें अपने मन में सोचकर समझकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा खास ऐसी बात है नहीं, ठीक है। तो आप यही देखें कि सरकारी कार्यालयों के तौर तरीके कैसे हैं, उनके अंदर किस तरह के जो मानसिकता आज वर्तमान में देखी जाती है, उनकी संवेदनहीनता और उनका उत्तरदायित्व बोध जो है कितना बड़ा है, यानी कि कोई भी अपने उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता है। हर व्यक्ति अपने काम से बचना चाह रहा है और फाइल को पूर्ति करने के नाम पर वो फाइल को अनेक विभागों में घुमाता रहता है और छोटा सा काम भी जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग भारत माता की जय, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये छोटा सा वो आलेख है, इसको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद ये जो गद्य पार्ट है ये लगभग कंप्लीट हो गया हमारा। फिर हम लोग पद चैप्टर के जो पार्ट हैं उनकी शुरुआत करेंगे। अब हम केवल वही चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हमारे 2021 परीक्षा के लिए आने वाले हैं। पूरा सिलेबस हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पहले सिर्फ वही लेसन हम लोग तैयार कर रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।